ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर लाइफ की डुअलिटीज़ के बारे में बात की जाएगी, और देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे चैप्टर लगा पर्सनली, हर एक को अलग अलग चैप्टर अच्छे लग सकते हैं, पर्सनली मेरे लेवल पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर जो तुम फील करोगे, जैसे होता है ना कि कंप्यूटर साइंस अच्छी है पर फील नहीं होती, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ी फील होती, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टोटल फील होती कि हाँ यार ऐसा ही हो रहा होगा, स्टीम आ रही होगी, गियर्स होंगे, सब टच कर सकते हो। तो वैसे ही जो लाइफ की डुअलिटी वाला ये जो पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, तुम्हें फील होगा, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी में हर समय इसको देखोगे। तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये टाओ का सिंबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हमारा रिलीजन जो है या कृष्ण भगवान ने केवल लाइफ की डुअलिटीज़ के बारे में बताया, बहुत सारे कल्चरों ने इसको बताया है। तो एक टाउटे ची करके किताब थी लाओत्ज़े की, वो बहुत अच्छी किताब थी। मतलब ये समझ लो, लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता से ही वहाँ से इंस्पायर होकर वो किताब लिखी गई, या उसका अपना लाइफ का एक्सपीरियंस रह सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने वो बुक पढ़ी थी। बहुत ही शानदार किताब थी, कभी मौका मिले तो पढ़ना। उसमें लाइफ की डुअलिटीज़ में सम कैसे रहना है इसके ऊपर बात की गई थी। तो वही चीज़ भगवान ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस करी है। तो लाइफ की डुअलिटी, तो आपको पता होगा लाइफ में ये चीज़ें हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। टाउ का सिंबल क्या बताता है कि जीत का जो सुख है वो वही महसूस कर सकता है जिसने हार का दुख देखा हो। ठीक है, तो यानी कि वाइट कितना वाइट है इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका कंपैरिजन कितने ब्लैक से किया जा रहा है। तो वाइट एंड ब्लैक, मतलब वाइट का अस्तित्व ही तभी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरी स्क्रीन को वाइट कर दूं, तो क्या जो मैंने व्हाइट कलर से लेटर्स लिखे हैं आपके, क्या ये दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि सारी तरफ व्हाइट है और ये भी व्हाइट है। वहीं पे ये स्क्रीन मैंने पूरी ब्लैक कर रखी, इसलिए तुम्हें हार दुख ये जो मैंने लिखा है ना व्हाइट कलर के पेन से, ये दिख रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई भी कलर उतना ही चमकेगा जितना उसका बैकग्राउंड होगा। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे ब्लैक कलर का सिग्निफिकेंस तुम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये बैकग्राउंड ब्लैक ना हो तो ये जो वाइट कलर का जो मैंने वर्ड लिखे हैं इनकी भी वाइटनेस कम हो जाएगी। समझ में आ रहा? अगर यहीं पीछे मैं एक काम करता हूँ, ऑरेंज कलर कर दूँ, रेड कलर कर दूँ, तो ये वाइट उतने वाइट नहीं दिखेंगे जितने की हैं। समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि वाइट की जो सिग्निफिकेंस है वो डार्कनेस से आती है, और डार्कनेस की जो सिग्निफिकेंस है वो वाइटनेस से आती है। कि डार्क कितना डार्क है, वो एक सफ़ेद शर्ट पे अगर काला धब्बा लगा होगा तो बहुत दूर से चमकेगा। समझ में आ रही? तो डार्क की भी डार्कनेस वाइटनेस से आती है। यानी कि क्या मतलब हुआ, जीत और हार ये दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं है कि अपोजिट हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर जीत जो है वो तुम्हें बढ़िया जीत तभी महसूस होगी जब तुमने हार देखी हो। सुख, वही सुख का परम आनंद ले सकता है, सबसे ज्यादा सुख को वही भोग सकता है जिसने दुख भी अपने जीवन में भोगे हो। मान की कद्र वही कर पाएगा जिसका अपमान हुआ हो। यश उसी को महसूस होगा जिसके साथ अपयश भी हुआ हो, जिसने अपयश भी झेला हो। ये तो एक पार्ट हो गया जो टाउटेची बुक में बताया गया था। इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ समझाई हुई थी। नाउ अब आते हैं श्रीमद् भगवत गीता के बाद पे। तो भगवान कहते हैं कि लाइफ में ना डुअलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब तुम कभी जीतोगे तो कभी हारोगे भी, सुख होगा तो कभी दुख भी होगा, मान मिलेगा तो कभी अपमान भी मिलेगा, यश अगर आज हो रहा है तो अपयश भी तुम्हें मिलेगा। मतलब आज तुम कितने भी बड़े भारी नेता हो, कभी ना कभी तो तुम्हारी भी हार होगी, और अगर आज हारे हुए हो तो तुम्हारी जीत भी होगी, एक दिन ना एक दिन तो जीतोगे भी। तो इन सारी सिचुएशनों में सम कैसे रहा जाए, मिड सिचुएशन में कैसे रहा जाए। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने बताया ये बिल्कुल एसी वेव की तरह है। ये मैं अपने लेक्चर्स में हर बार बताता हूँ। एक बात ध्यान रखना, चाहे तुम कोई भी जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लो या कोई भी साइंस पढ़ लो, बहुत हद तक चीज़ें जो है नेचर में तुम्हें वो चीज़ देखने को मिल जाएंगी। यानी कि जो मशीन में हो रहा है वो नेचर में भी हो रहा है, इसीलिए नेचर का पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी है। तो साइंस, एक मेजॉरिटी में कहूँ तो साइंस जो है वो एक नेचर की ही लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो क्या टेक्निकल लैंग्वेज है। तो जो नेचर में हो रहा है वो साइंस में ज़रूर हो रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो साइंस में नहीं हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे हमने देखा था, मैंने आपको लेक्चर्स में भी जब पढ़ा रहा था सिंक्रोनस जनरेटर के, तो मैंने बताया था कि जब भी दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है, कोई भी, जिसके अंदर हम लोग एसी जनरेशन के अलावा डीसी ट्रायंगुलर कोई भी जनरेट कर सकें। मतलब नेचुरली अगर हम कभी भी कंडक्टर को मूव कराएंगे या मैग्नेट को मूव कराएंगे या फ्लक्स को चेंज करेंगे, वहां पे एसी ही बनती है, कभी डीसी नहीं बनती। इसीलिए आपको याद होगा डीसी जब जनरेटर की बात करते हैं तो डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर के अंदर हमेशा एसी बनती है। उसको बाहर लाने के लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड कम्यूटेटर इन द सर्किट। ठीक है, तो मतलब कंडक्टर कभी भी, नेचर जो है वो कभी भी डीसी नहीं बनाती, हमेशा एसी बनाती है। तो एसी इज द
वेव, नेचुरल वेव, समझ में आ रही बात है। तो लाइफ भी एसी है, तो एसी में अगर पॉजिटिव अगर हमारा जीत सुख मान और यश है, तो निगेटिव जो हो गया वो हार सुख अपमान और अपयश है। पर जब नेगेटिव जाएगा देन उसके बाद वापस से पॉजिटिव आएगा। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, मतलब जब भी जीवन रहेगा तब तक आपको एसी वेव हमेशा देखने को मिलेगी। तो आज अगर जीवन में तुम्हारे जीत है तो दुख तो हार भी आएगी आने वाले समय में। अगर आज सुख भोग रहे हो तो दुख भी आने वाले समय में भोगोगे। मान है तो आगे आने वाले समय में अपमान भी होगा। आज अगर यश खा रहे हो तो अपयश भी तुम्हें ही खाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है। तो इट इज़ अ मिक्स बैगेज और ये तुम्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो लाइफ जो है ना वो इसी तरीके की है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यार ये सब चीज़ें ना इन दोनों सिचुएशन जब ये होना ही है तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा इनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीत जाओ तो भी इसको बहुत सीरियस मत लेना, दिमाग में रखना कि हार भी हो जाएगी आने वाले समय में। हार जाओ तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर हार आई है तो जीत भी आ रही होगी आने वाले समय में। समझ में आ रही बात ये। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम अपना बेस्ट करो, तुम बढ़िया से बुद्धि लगा के बढ़िया से प्रोसेस सेट करके और मन लगा के तैयारी करो एग्जाम की। लेकिन मन में ये बात ध्यान रखो हमेशा कि तुम्हारी हार भी हो सकती है। समझ में आ रही बात है। अगर तुमने तैयारी करी एसएससी जेई की, मन लगा के तैयारी करी, पर तुम्हारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए अपने मन में जगह बनाए रखना, बहुत ज़्यादा सीरियस मत ले लेना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ कि आप लोग 1-2 साल तैयारी करके देख लो, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है और नहीं हो रहा है तो ज़िंदगी यार ख़त्म नहीं होती, बहुत कुछ और काम करने के लिए आए होगे यार। समझ में आ रही बात है। तो आप लोग क्या करो, हमेशा अपने दिल को बड़ा रखो और ये चीज़ों को ना लाइफ को एक कॉमेडी मूवी की तरह ही लो। सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सीरियस ले लेते हैं, देखो जीत को अगर सीरियस ले लोगे तो जब हार आएगी जो कि आनी तय है तो तुम टूट जाओगे। हार को सीरियस ले लोगे तो सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, है ना। या देखो जब तुम क्या होता है, जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो डिप्रेशन का केवल ये नहीं है कि हम लोग दवाएं खानी पड़ेंगी। जब तुम बाहर किसी भी तरीके का सुख भोगने निकलते हो, जैसे कि तुम कई लोग होंगे वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि उनको हैंडल नहीं हो पा रहा है, टेंशन हैंडल नहीं हो पा रही। क्यों नहीं टेंशन हैंडल हो पा रही? क्योंकि इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं, उन्हें चाहिए वो, मतलब इतना ज़्यादा। देखो एनजाइटी तभी तुम्हें होगी, एनजाइटी और डिप्रेशन। देखो एनजाइटी में मैक्सिमम लोग जो होते हैं, अदर देन की पीयर प्रेशर था, साथ वाले पीते थे तो हमने भी पीना शुरू कर दिया, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। तो वो जो हमने भी पीना शुरू कर दिया, ऐसे अगर दोस्त के प्रेशर में पी रहे हो तो एक अलग चीज़ है, वो भी गलत है, पर वो एक अलग कैटेगरी हो गई। मैक्सिमम लोग जो पीना शुरू कर देते हैं वो किसी ना किसी टेंशन या एंजाइटी का एक परिणाम होता है। ठीक है, कि मतलब दुख है या अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं है, हम चाहते ये थे और हो ये रहा है, तो वो एक बहाना ढूंढ के हम लोग इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक बात आप समझ लो, ऐसा जब भी होगा हमेशा एंजाइटी, रात में सोते से उठ जाओगे, एंजाइटी स्ट्रेस, ये जब होगा जब तुम बहुत ज़्यादा अटैच होगे रिजल्ट से। क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। अभी आगे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो चीज़ हमारे हाथ के बाहर की होती है उसी में परेशान होते हो। एक बात बताओ, तुम्हें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है, चलो मान के चलते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मान के चलते मुझे गोवा जाना है, ठीक है। अगर गोवा मैं अपनी बाइक से जा सकता हूँ तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, बाइक उठाऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन अगर गोवा मुझे प्लेन से जाना है तो प्लेन से जाने के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्लेन कब आएगा, कब लैंड होगा, कब वेटिंग लिस्ट होगी। और जब हमारी वेटिंग हो रही होगी तो हम एंजाइटी होगी, हमें, हम परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल की चीज़ है। अब ट्रेन है, ट्रेन लेट हो रही है, तो स्टेशन पे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान होने का रीज़न ये है कि क्योंकि तुम्हारे जो कंट्रोल के बाहर की चीज़ है कि ट्रेन कब आएगी, वो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ है और उस चीज़ को देख के तुम परेशान हो रहे हो। ठीक है। अगर कोई तुमसे कहे कि क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए परेशान होगे? नहीं यार, 10 रुपए लेके जाऊंगा, 20 रुपए, और वहाँ दुकान पे जाके एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आऊंगा, परेशान नहीं होऊंगा। तो लाइफ में याद रखो, जब तक तुम्हारे हाथ में जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं, जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, उन चीज़ों के लिए इंसान कभी परेशान नहीं होता यार। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है उसके लिए तुम परेशान हो रहे हो। तुम हमेशा उन चीज़ों के लिए परेशान होगे जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर जा चुकी हैं। ठीक है, समझ में आ रही? जब तक कार चला रहे हो और कार तुम्हारे कंट्रोल में चल रही है 40-50 की स्पीड पे, तुम परेशान नहीं होगे। जब कार के ब्रेक फेल हो गए और वो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर चली गई है, तब तुम परेशान होगे। समझ में आ रही बात ये? तो ये हम लोग याद रखो, लाइफ, हमारी बॉडी, माइंड सब इस तरीके से तैयार है, बनाया गया है कि जब तक चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में चल रही हैं तब तक आप परेशान नहीं होंगे। तो जब भी इसका इसका रिवर्स भी है, यानी कि अगर तुम परेशान हो रहे हो तो मतलब कोई ऐसी चीज़ है, तुम कॉपी पे लिख लो बैठ के कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो, और तुम देखना 99.99% वो जो चीज़ होगी
वो तुम्हारी वो चीज़ होगी जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर की है, ठीक है। चाहे वो कोई भी रिजल्ट से जुड़ी हुई हो सकती है, या किसी बंदे से जुड़ी हो सकती है कि यार वो बंदा ऐसे बात क्यों कर रहा है। तो अल्टीमेट है क्या, जो भी बंदा ऐसे बात कर रहा है वो यार एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो तुम परेशान हो रहे हो, इसका मतलब तुम्हें अपने पे काम करने की ज़रूरत है। सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, समझ में आ रही बात ये। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठानी है। तो एनजाइटी स्ट्रेस अगर कभी भी हो रहा है तो इसका मतलब तुमने बाहर की चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दे रखा है। खैर, तो यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं कि सब चीजों में समान रहकर युद्ध करो अर्जुन, मतलब निष्काम कर्मयोग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पूरे दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में निष्काम कर्मयोग, मतलब ये समझो छठे अध्याय तक निष्काम कर्मयोग आपका चलेगा। इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। दूसरा चैप्टर जो है ना वो नींव रखी जा रही है पूरे 6 चैप्टर की, मतलब पूरी सीरीज। यहाँ पे पूरा सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस हो रहा है और इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को। मैं एक बुक पढ़ रहा था, इन्फिनिटी है, सेम एज एवर, सेम एज एवर, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर कभी भी आपको मौका मिले ज़रूर पढ़ना, भी जल्दी में लॉन्च हुई थी। जो साइकोलॉजी ऑफ मनी वाले भैया है उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट लेसन हैं। उसमें एक लेसन था कि क्या होता है, एक एक वो जब भी हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं या जब भी कोई सीरीज शुरू करते हैं तो, या जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं पढ़ना, तो हमें लगता है 1000 कॉन्सेप्ट हमें याद करने पड़ेंगे। देखना, एक सुनना इसको बड़े ध्यान से, मैं बात बता रहा हूँ। तो जब भी हम सब्जेक्ट कोई पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उस सब्जेक्ट की जब बुक खरीद के लाते हैं या बुक खोल के देखते हैं तो हमें लगता है यार 1000 कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। पर अगर आप उस बुक को जब जिस बंदे ने पढ़ लिया होगा, जिस बंदे ने वो सब्जेक्ट जिसे आता होगा, उससे अगर आप पूछोगे तो हमेशा 6 से 7 ऐसे चीज़ें होती हैं मेन मेन जो आपको समझनी होती हैं। अगर वो समझ में आ गई तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट उसी के अराउंड घूमता है, ठीक है। इस बात से जो लोग सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे वो एग्री कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करूं, अगर तुम्हें सिंक्रोनस मशीन या कोई भी मशीन पढ़नी है, तुम्हें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो मोटर जनरेटर के बीच में अंतर क्या होता है, दूसरा एक्टिव रिएक्टिव पावर का क्या मैटर है, वोल्टेज और करंट क्या होता है, और रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये 4-5 चीज़ें अगर तुम्हें पता है, कोई चीज़ तुम्हें नहीं अटका सकती। समझ में आ रही बात ये। तो अगर हमें बेसिक समझ में आ गया, इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल की बुक श्रीमद् भगवद गीता है तुम्हारे लिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल की अच्छी किताब खरीदो और उसको हर दिन उसके 4-5 पन्ने पढ़ लिया करो यार, रिवाइज कर लिया करो, धर्म ग्रंथ की तरह रिवाइज कर लिया करो। क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लियर है तो वहां से कहानी हो जाएगी। तो खैर वापस ऑन द टॉपिक आते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता भी है, इसको भी मैं कहता हूँ कि आप 5 पेज रोज पढ़ लो, भले ही आपने पढ़ रखे हैं, क्योंकि जिस दिन फंसोगे उस दिन वो बातें याद आ जाएंगी जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कही थी, और वहां से रिफरेंस लेके हम अपने जो जो रथ का पहिया फंस गया है उसे निकाल ले जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो बात यहाँ पे हो रही थी कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। जैसे क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो क्या करो, 2-4 नेता जो हैं क्लास के ना, उनको ठिकाने लगा दो तो पूरे क्लास में शांति हो जाएगी। ये एज अ टीचर टीचिंग एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। तो जो भी ज़्यादा नेतागिरी कर रहा है, 2-3 को पकड़ के ठिकाने लगा दो, पूरा क्लास सन्नाटे में आ जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट सीखना है तो सबसे पहले देखो कि वो कौन से 6-7 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको अगर समझ लिया तो बाकी बस खेल रह जाएगा। तो वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता में जो मेनली कर्मयोग का जो निचोड़ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो है निष्काम कर्म। यानी कि अगर इसे समझ लिया ना तो सारी चीजें इसके आसपास घूमेंगी आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा ना सीरियस मत लो, ना तो जीत को सीरियस लो, ना हार को, ना मान को सीरियस लो, ना अपमान को, ठीक है। अगर कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है तो कहना ठीक है यार, कर रहा होगा। कोई मान कर रहा है तुम्हारा, हाँ कहना ठीक है यार, ठीक है, अच्छी बात है, तारीफ कर रहा है, बस आगे बढ़ गए। समझ में आ रही बात ये। इसका एग्जाम्पल के तौर पे है जैसे MS धोनी। अब जो आपने देखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी दिखाई आपने देखा होगा, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, पर जितना मैंने इनको क्रिकेट की फील्ड में ऑब्जर्व करा है, बहुत ही रेयर आपने देखा होगा गुस्सा करते हुए। जीत गए तो भी नॉर्मल है, हार गए तो भी नॉर्मल है। स्वामी विवेकानंद, मान लो किसी ने तारीफ कर दी, अमेरिका गए थे तो ऐसा नहीं हुआ कि अरे अखबारों में अपना फोटो छपवा रहे हैं, खुद देखे, नॉर्मल रहे, सम रहे। श्री राम जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन तो यहीं से देख सकते हो, ठीक है। राम जी के भक्त तो आपको बहुत मिलेंगे पर राम जी से सीखने वाले बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो राम जी से आप सबसे बड़ी क्वालिटी, आपका अगले दिन आपको राज का नेता बनाया जाना है, आपको क्राउन पहनाया जाना है, और रातों रात कोई आपसे कह दे कि यार ऐसा है, 14 साल बाद मिलना, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक स्वाभाविक है कि आप दुखी हो जाओ। लेकिन राम जी जो थे वो दोनों ही स्टेट में खुश रहे, बल्कि जब उन्हें वनवास भेजा गया तो वो और खुश हो गए।
उन्होंने कहा, जब इवन मैं एक जगह सुन रहा था और आर्टिकल भी पढ़ रहा था, कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये तो बहुत गलत हो रहा है ना, राम जी से, कि आप कहें तो हम द्रोह का आरोप लगा सकते हैं और अपने पिता से लड़ सकते हैं। तो राम जी कहते हैं, यार एक बात सोचो, मैंने कभी भी अपने पिता के खिलाफ कोई काम नहीं करा, मैंने अपनी माता के खिलाफ कोई काम नहीं करा, हमेशा दोनों का सबसे प्रिय था। लेकिन अगर उसके बाद भी हमें नेचर इस रास्ते पे ले जा रही है, अगर विधि का विधान हमें वनवास की तरफ ले जा रहा है, तो जाके देखना चाहिए कि वहाँ क्या है, हो सकता है वही हमारे लिए श्रेय करो। और ये सही बात है, अगर राम जी राजा होते तो राम जी एक जैसे इतने समय तक राजा थे वैसे ही राजा रह जाते, आप कभी भी रामायण नहीं पढ़ रहे होते। बात को समझो, इस बात को। तो कभी कभी क्या होता है, यही तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जीवन में तुमने बहुत अच्छा मेहनत करी, बहुत अच्छे काम करे, पर उसके बदले में अगर तुम्हें कोई दुख का रास्ता अपनाना पड़ रहा है तो उसको सम होके अपना लो। अगर तुम्हें जिंदगी जो दे रही है, अगेन जिंदगी जो दे उसे ले लो, शिकायत मत करो। एक मैं मूवी देख रहा था, बहुत पुरानी मूवी है, बिच्छू। उसमें बॉबी देओल की मूवी है, तो उसमें रानी मुखर्जी कहती है कि यार जिंदगी हमें इतने दुख क्यों देती है। तो बॉबी देओल बहुत अच्छी लाइन कहता है, यही लाइन वो सेम बोलता है, हालांकि उससे कोई गीता का लेना देना नहीं था। पर देखो ये लाइन कितनी सटीक है, मैं हमेशा, मुझे ये बात मैंने बहुत साल पहले सीखी थी, देखी थी, लेकिन वो याद रह गई कि जिंदगी जो दे उसे ले लो, शिकायत मत करो। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है ना, एक्चुअली क्या होता है, ऐसे ही हमारी रामायण भी लिखी हुई है, ऐसे ही हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है। लेकिन क्या होता है, आजकल का जो सिनारियो है उसमें क्या है, भजन, चार भजन चला देंगे और दो चार भगवान की कहानियां सुना देंगे, और हम लगता है कि हम श्रीमद् भगवत गीता सीख रहे हैं, लगता है हमें श्रीमद् भागवतम सीख रहे हैं। एक्चुअली आप सीखने के लिए ना जीवन जीना पड़ेगा। कभी भी जीवन, जो चीज़ तुमने जीवन में महसूस नहीं करी, मुझे नहीं लगता वो कहीं पे भी उसका कोई मतलब है। तो जैसे होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई उतना सब वो पढ़ो जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज तो इन्फिनिटी है। तो वैसे ही वो देखो, वो चीज़ें पकड़ने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल पढ़ो एकदम यार, प्रैक्टिकल देखो। और देखो अर्जुन को भगवान यही चीज समझा भी रहे हैं। अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं कि यार तुम्हारा जो ज्ञान है, तुमने ज्ञान तो बहुत अर्जित कर रखा है कि मेरे घर वालों के साथ क्या होगा और हमारे कुल का क्या होगा, लेकिन तुम्हें ये सब बातें जो तुमने करी हैं, ये सब बातें तुम्हारी किताबी हैं। तुम बातें तो पंडितों जैसी करते हो, लेकिन तुम बातें ही हैं वो केवल, समझ में आ रहा है, लेकिन जो शोक करने योग्य नहीं है उस पर शोक कर रहे हो। समझ में आ रही बात ये? तो कृष्ण भगवान भी इसके इस तरफ इशारा करते हैं कि बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज अगर आपके पास है तो वो भी आपके लिए समस्या है। बहुत ज़्यादा आपने सत्संग कर रखे हैं, मैं सत्संग के अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर अगर आपने सत्संग केवल कर रहे हो और जो काम है, जो ड्यूटी वो नहीं निभा रहे हो, 1 घंटे माला फेर रहे हो मंदिर में और बाहर जाके उतनी ही बारीकी से लोगों की जेब काट रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही? कोई भगवान खुश नहीं होंगे। मैं तो नहीं जानता, मैंने तो आज तक इतने समय हो गया भक्ति को करते हुए, मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, 2011 से मैं श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। तो इतना समय हो गया मेरे को, लेकिन मैं नहीं जानता, मैंने जितना भी देखा सुना समझा भगवान को, मुझे नहीं लगता कभी भी भगवान ऐसे लोगों के प्रति फेवर करेंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो राम जी से जो सीखने वाली बात है, केवल भगवा वस्त्र धारण करके टीका लगा के इससे कुछ नहीं होगा। राम जी से अगर तुम्हें सीखना है तो राम जी से क्वालिटी सीखो। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि राम जी, देखो अगर राम जी आपके राजा बन के रहे होते तो कोई आज उनके बारे में नहीं पढ़ रहा होता, कोई रामायण नहीं पढ़ रहा होता। तो जीवन में स्ट्रगल अगर तुम्हारे हैं, अगर लाइफ तुम्हें राजा बना रही थी और रातों रात तुम्हें सब कुछ सही करा तुमने, लेकिन उसके बाद भी तुम नहीं जा रहे हो, वहां तुम्हें नहीं भेज रही है, तो फिर कुछ और ही सोच रखा है जीवन ने। तो जो और सोच रखा है उधर ही चले जाओ, हो सकता है राम से श्री राम बन के निकलो। समझ में आ रही बात है? क्योंकि जब तक राम जी अयोध्या में रहे तो रामचंद्र थे, तब तक नॉर्मली थे, उनको कोई भगवान की तरह ट्रीट नहीं करता था। पर जब वो वनवास से लौट के आए, तब उन्हें भगवान श्री राम की उपाधि दी गई। और सोच के देखो, अगर रामायण केवल अयोध्या कांड तक ही मतलब स्टार्टिंग में ही रह जाती, जो बाल कांड हुआ और अयोध्या कांड, बस इतना ही होता कि राज भोग रहे हैं, लोगों की प्रजा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग हिस्ट्री में और किसी राजा की कहानी पढ़ते हैं कि ठीक है ये राजा थे, है ना, कोई भी राजा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वैसे ही राम जी भी पढ़ाए जा रहे होते। राम जी को भगवान किसने बनाया? इतने अपार स्ट्रगल ने, और उनके बीच में एक सम रहने वाले बंदा। समझ में आ रहा है? तो इतना स्ट्रगल, इतना ज़्यादा डिफिकल्टी, और भगवान के चेहरे, मतलब राम जी के चेहरे पे दुख नहीं, राम मतलब दुख है, डिप्रेशन नहीं, राम जी मुस्कुरा रहे हैं। ये जो क्वालिटी थी, इसने उन्हें भगवान बना दिया। तो अगर ये क्वालिटी अपने अंदर धारण करोगे तो राम जी की, तुम मंदिर भले ही ना जाओ, पर राम जी की जो एनर्जी थी वो तुम में अंदर फ्लो होने लगेगी। अगर क्वालिटी सेम है, देखो
एक बात समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखते होगे, मैंने कंपनसेशन टेक्निक पढ़ाई थी। एक बात समझो, अगर कहीं पर भी वोल्टेज और करंट लैग कर रहा है, 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे आ गया, तो पावर सिस्टम को इससे मतलब नहीं है कि वहां पे इंडक्टर लगा है कि नहीं लगा है, वो उसे इंडक्टर की तरह ही ट्रीट करेगा। ये बात जानते हो ना। अगर हमने सर्टेन सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो बिल्कुल वैसा ही नेचर उसको ट्रीट करती है जैसा कि वहां पर एक्चुअल हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात ये। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। यानी कि अगर तुमने तुमने राम जी की क्वालिटीज अपना ली, तो राम जी के अंदर जो एनर्जी थी, जो नेचर ने राम जी को इतनी ऊपर की पोजीशन दी है, वो सेम पोजीशन तुम्हें भी देगी नेचर। समझ में आ रही बात ये। राम नहीं बनाएगी तो कुछ और बना देगी, लेकिन वो जो सेम एनर्जी जो राम जी के अंदर फ्लो कर रही थी, जिसने उसे भगवान उन्हें भगवान बनाया, वो सेम एनर्जी तुम्हारे अंदर भी फ्लो करने लगी, अगर आपने क्वालिटीज वो धारण कर ली। अगर रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट करोगे, तो रेजोनेंस की कंडीशन फ्लो होगी, और रेजोनेंस की कंडीशन फ्लो होगी तो तुम्हारे अंदर भी वो एनर्जी पीक आउट करेगी। समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि 3 स्टेट भगवान बात करते हैं, जैसा हमने डिस्कस करा। एक होती ओवर एक्साइटेड स्टेट, जहाँ हम खुशी मिलने पे, सक्सेस मिलने पे पागल से हो जाते हैं। बहुत बार देखे होंगे, जो आपने देखा होगा, एकदम उछलते कूदते जा रहे हैं, क्या हुआ भैया, रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, और मार तमाम पूरी दुनिया उनने जीत ली है 10th के रिजल्ट में ही, जबकि पता चलेगा कि 10th में टॉपर का कोई वैल्यू नहीं रहती। खैर, फिर उसके बाद क्या होता है, एक होती है अंडर एक्साइटेड स्टेट की, अरे यार हम हार गए, ठीक है, हम 12th फेल हो गए हैं और अब जो है जिंदगी खत्म हो गई है, ये होगी अंडर एक्साइटेड स्टेट। और बीच में होती न्यूट्रल स्टेट, यानी कि सतर्क रहने वाली। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा सोल्जर्स। अब देखो, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रल स्टेट है, उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना। यही वो स्टेट है निष्काम वाली, सम वाली, समता वाली, कि दोनों ही जीत हार में, ऊपर वाला जीत है, नीचे वाला हार है, दोनों ही कंडीशन में सम रहने वाली। तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों इसके ऊपर इतना भगवान ध्यान दे रहे हैं, तो पहले तो मेंटल स्टेटस समझ लो। तो स्टेटस समझ लो, जो जीत वाला है उसका स्टेटस होगा कि हम ही जीतेंगे, उसके दिमाग में चल रहा होगा। अब एक बार अगर वो जीत गया, तो उसके दिमाग में ये आ जाता है कि हम ही जीतेंगे। जो हार गया आज का मैच, उसके दिमाग में ये आ जाएगा, जो अंडर एक्साइटेड बंदा होगा, कि हम ही हारेंगे, उसे लगेगा अब मैं फिर से हार जाऊंगा यार अगला मैच भी। जो सम वाला बंदा है, जिसके ऊपर भगवान कृष्ण इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो कौन सा होगा, वो होगा जो हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अलर्ट स्टेट होती है, इसीलिए भगवान इसको इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखो होता क्या है एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जब भी आप, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान आपको निष्काम कर्म योग जीत हार में सम रहने के लिए इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर तुम जीत गए और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तो तुम जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर दोगे। वहीं पे अगर तुम हार गए और तुम डिप्रेस हो गए, तो उसी समय कोई और अपॉर्चुनिटी निकलेगी, एक बस छूट गई और तुम डिप्रेस होकर सर नीचे करके बैठ गए, जो जो दूसरी बस निकलेगी उसको तुम छोड़ दोगे, उसको भी। तो दोनों खराब हैं। वहीं पे जो बीच वाला बंदा है, वो अगर एक बस निकल गई, उसकी मिस हो गई, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने सोचा दिमाग में कि दूसरी तो आएगी, और दूसरी बस आई, वो पकड़ के निकल गया। समझ में आ रही बात। ये तो सबसे ज्यादा जो हम जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत तभी कर पाएंगे जब हम सम की स्टेट में होंगे। देखो एक बात सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कल के लेक्चर में तुम टॉप करने वाले हो, तो तुम उतनी मेहनत नहीं करोगे। अगर तुम्हें ये पता चल जाएगी कल के लेक्चर में तुम्हारा बैंड बजाया जाएगा, तब भी तुम उतनी मेहनत नहीं करोगे, यार पिटना तो वैसे ही है, कल ऐसे ही पिट लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें ये एहसास हो कि हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, मतलब कल हमारी तारीफ भी हो सकती है और हमारी पिटाई भी हो सकती है, तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा तुम मेहनत करोगे। सोच के देखो, अपने आपने जितनी बात सोची होगी, जितना भी तुमने अपनी लाइफ जी है आज तक, तुम्हें किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ को महसूस करो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को जरा एनालाइज करो। तो जो भी स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, आप एक बात इस चीज को नोट करना, अपनी लाइफ को जरा पीछे पलट के देखो। जब तुम्हें अनसर्टेनिटी थी, याद रखना, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतनी ज्यादा ग्रोथ हमारे जीवन में होती है। तो जब लाइफ तुम्हारी अनसर्टेन होगी, जितनी ज्यादा अनसर्टेन लाइफ होगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ तुम्हारे अंदर, उतनी ज्यादा अलर्टनेस तुम्हारे अंदर होगी। तो इसीलिए जो सैनिक होते हैं, आपने देखा होगा, वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है, वहां सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी है, कि जीत मतलब गोली लगेगी तो हम मर भी सकते हैं और हम सामने वाले को मार भी सकते हैं। तो इतने मतलब जीवन और मरण की अनसर्टेनिटी आ गई, तो इसीलिए वो लोग सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट, इसीलिए आप देखते होगे, आपने ये बात महसूस की होगी कि पेपर जब दे रहे होते हो, तो वहां पे एकदम हाई लेवल की अलर्टनेस होती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता 3 घंटे कब चले गए। तो जब भी आप अलर्ट होगे, अलर्ट तभी होगे जब दोनों चीजें आपको पता होंगी कि ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और ये क्वेश्चन सही भी हो सकता है। अगर तुम्हें पता चल जाए
कि कोई भी तुक्का मार दो, सब सही होगा तुम्हारा, तो तुम क्या करोगे, अलर्टनेस चली जाएगी और हर आंसर गलत कर दोगे। इसीलिए बहुत बार जिसमें सब्जेक्ट में हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं उसमें मार्क्स हमारे बहुत कम आ जाते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट को पार कर जाते हैं। हमें लगता है कि हम सही करेंगे ही करेंगे, तो वो अलर्टनेस खो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का पावर सिस्टम अच्छा है और वो एग्जाम देने जा रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि यार पावर सिस्टम तो अच्छा है, तो सबसे कम मेहनत वो पावर सिस्टम पे ही करेगा। वो सोचेगा अरे ये तो तैयारी है, और पेपर में जब आएगा और क्वेश्चन अटक गए, तब उसे एहसास होगा अरे यार ये तो हमने तैयारी नहीं करा था, रिवाइज नहीं करा, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा। तो रीज़न क्या है, रीज़न है कि तुम पावर सिस्टम में सबसे कम अलर्ट थे, तुम्हें लग रहा था कि हम ही जीतेंगे। समझ में आ रही बात है। इसी तरीके से अगर हम ही हारेंगे वाला एग्जाम्पल ले लें, अंडर एक्साइटेड, तो मान के चलते हैं जैसे मान लो किसी का मशीन वीक है, तो मशीन इंसान पहले ही छोड़ के चला जाएगा कि यार मशीन तो नहीं हो पाएगा, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। पर तुम जब एग्जाम में पेपर दोगे तुम देखोगे यार कुछ क्वेश्चन ना बहुत इजी आए हुए हैं, मतलब अगर एक बार पढ़ लिया होता, बस ऊपर ऊपर से इतना ही पता होता कि जनरेटर और मोटर कैसा क्या अंतर होता है, तो कम से कम 10 क्वेश्चन, 30 में से 10 क्वेश्चन लग जाते। लेकिन हम तो बिल्कुल ही डिप्रेस थे, तो हम बिल्कुल ही छोड़ के चले आए, है ना। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा ये बात आपको अलर्ट मोड में रहना है। और इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम ओवर मोड में चले गए तब भी तुम हार जाओगे युद्ध, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कौन हरा सकता है, अपने को तो हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। देख रहे हो, याद आया बाहुबली। तो जब इस मोड में चले जाओगे कि अपने को हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, तब भी मारे जाओगे, और अगर ये सोच लोगे कि हम तो हमेशा हारेंगे, तो तब भी मारे जाओगे। तो आपको अलर्ट मोड में रहना है कि मुझे मारने वाला कोई भी हो सकता है और मैं भी किसी को मारने वाला हो सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताएगी कि अगर ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे तो चैलेंज को अंडर एस्टिमेट करोगे। ठीक है, तुम अगर अपने आप को समझोगे कि बहुत भारी नेता हो, तो तुम जो दूसरा सामने वाला है उसको अंडर एस्टिमेट करोगे और फेल हो जाओगे। अंडर कॉन्फिडेंट वाला जो बंदा होगा वो अपॉर्चुनिटी को ओवर एस्टिमेट कर लेगा, वो सोचेगा अरे यार बहुत मुश्किल पेपर है, ये तो निकल ही नहीं सकता, तो वो भी फेल हो जाएगा। जो कॉन्फिडेंट बंदा होगा, जो अलर्ट होगा, वो सोचेगा कि ये जो पेपर आ रहा है यार इसमें मौका है। ठीक है, बस अगर मैं मेहनत अच्छी करता हूं, अगर मैं अलर्ट होकर मेहनत करूंगा कि दोनों चीजें हो सकती हैं, तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ डाला है, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे कि जैसे अल्टरनेटर होता है, तो अल्टरनेटर की भी देखो आप, मैंने क्या कहा, जो चीज़ गीता में है, जो चीज़ लाइफ में है, जो चीज़ नेचर में है, वो हर जगह दिखेगी तुम्हें। तो जैसे एक अल्टरनेटर है, एक अंडर एक्साइटेड मोड होता है, नॉर्मल होता है, ओवर एक्साइटेड होता है सिंक्रोनस मशीन में। तो देखा होगा जो नॉर्मल एक्साइटेड मशीन होती हैं वो सबसे कम करंट मांगती हैं और सबसे अच्छा पावर फैक्टर डिलीवर करती है। वहीं पर अगर तुम ओवर एक्साइट हो जाओगे तो वहां पे भी हाई करंट, मतलब हाई स्ट्रेस, हाई लोड आ जाएगा। और अंडर एक्साइटेड हो जाओगे तो वहां पे भी हाई करंट और हाई स्ट्रेस आ जाएगा तुम्हारे अंदर। समझ में आ रही बात, है क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों ही कंडीशनों में, दोनों ही कंडीशनें बेकार हैं, अवॉइड की जाती, ना तो ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए ना अंडर एक्साइटेड। हमेशा हमें नॉर्मली एक्साइटेड होनी चाहिए। तो जो काम जिंदगी में करना है वो हम मशीनों के साथ भी कर रहे हैं, मतलब मशीनें भी ओवर एक्साइटेड और अंडर एक्साइटेड कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। ठीक है, तो करना क्या है, तो बताते हैं भगवान यहाँ पे। लाइफ के दो फैक्टर्स हैं, लाइफ की, आपकी जो भी लाइफ की जर्नी रही है उसमें दो फैक्टर्स होंगे, और एक होंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल के बाहर के होंगे, और एक होंगे इंटरनल फैक्टर्स जिनको तुम कंट्रोल कर सकते हो ना। इनके ऊपर चर्चा करेंगे और कैसे ये लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स मिलके तुम्हारी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करेंगे। इसकी हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप आपको आज का जो हम लोगों ने चर्चा करी पसंद आया होगा। बड़ी लॉजिकल लेके चल रहे हैं क्योंकि भगवान ने भी लॉजिकली बातें करी हैं। ठीक है, बस ये लोगों ने जो फैला दी वो इलॉजिकल फैला दी हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम बिल्कुल लॉजिक से बात करें और आपको महसूस होगा। याद रखना, जो चीज़ महसूस नहीं होगी उसको लेने की भी ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। अगर जो चीज़ तुम महसूस कर सकते हो, जो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, जो तुम महसूस नहीं कर रहे हो, तो वो यानी कि वहाँ कुछ दिक्कत है। तो आपको लाइफ में, पूरी लाइफ की बात करो, ऐसा नहीं कि अभी तुम यार 10 साल के हो, तुम कहो यार हमने तो ऐसा महसूस नहीं करा। 10 साल नहीं, बहुत छोटा टाइम पीरियड है। तो आपको जो चीज़ें महसूस हो जाएंगी वो चीज़ आपको कनेक्ट करवा दूंगा मैं यहाँ पे 6 चैप्टर के अंदर में। ठीक है, थैंक यू।